चैलेंज करता। ये हफ्ता गुजार गए वहाँ, बाकी फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे। ये हार मान रहा है, ग्राउंड वर्क ले कर रहा है कि मैं सोचूंगा इस्तीफा का। जो करना है, टिल का जोर लगाना है, लगा लो। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब अपनी मालूमात की बुनियाद पर यह दावा कर रहे हैं कि जनवरी में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आज हुकूमती वज़रा के जब बयानात सुने तो वो बड़े तुंदो तेज़ बयानात थे और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में भी वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि NRO की शर्त पर अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, उसके बगैर बात करनी है तो फिर हो सकती है, लेकिन NRO नहीं देंगे। और वज़ीर इत्तला शिबली फराज साहब ने तो अपोजिशन की जो तरामीम थी नैब कानून में तब्दीली के वाले से उस पर आज पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हालांकि यह मामला काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका है। आखिर उसकी वजह क्या है कि आज शिबली फराज साहब वो सारी तरामीम फिर उठा कर ले आए। और इन तरामीम के हवाले से भी जो एक मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से दावा सामने आया था कि वज़ीर आज़म के अलावा तमाम लोग मान चुके थे, तमाम स्टेक होल्डर्स भी मान चुके थे, तो उस पर शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल उनका दावा दुरुस्त है, जबकि वज़रा इसको डिनाई कर चुके हैं। अब इस्तीफ़ों के मामले पर नाज़रीन, जब अपोजिशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है, मुकम्मल तौर पर वजाहत नहीं है, चीज़ें इतनी क्लियर नहीं है। क्योंकि बिलावल साहब आज भी ये बात कर रहे थे कि इस्तीफ़े हम जमा कर रहे हैं, लेकिन देने का भी इसका तयन अभी नहीं हुआ। और वो ये भी कह रहे थे कि इस्लामाबाद पहुँचकर हमने इस्तीफ़ा लेना है, वो इस्लामाबाद इस्तीफ़ा लेने के लिए आ रहे हैं। तो अब देखना यह है कि इस्तीफ़ा यहाँ इस्लामाबाद लेने के लिए आ रहे हैं या फिर इस्तीफ़े देने के लिए अपोजिशन जहाँ पे इकट्ठी हो रही है, अभी तक इसमें वजाहत सामने नहीं आ सकी। और अपोजिशन की जब बात हम करें नाजरीन, तो JUI फेक के रहनुमा है मौलाना शिरानी साहब, उन्होंने आज मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ एक पूरा एक डिस्कशन है पूरी, जो उन्होंने मार्च खड़ा कर दिया मौलाना फजल रहमान पे, जो उन्होंने तनकीद की कि ये डील लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये झूठ बोलते हैं, इस तरह की बातें की, बड़े सख्त इल्ज़ामात हैं। ये JUI फे और पूरी PDM के लिए कितने नुकसानदेह होंगे, चूँकि मौलाना साहब जिन पर इल्ज़ामात लगे हैं वही PDM को हेड कर रहे हैं। और वैसे भी जब इस पॉलिटिकल वॉर के अंदर, ये वॉर ही नैरेटिव्स की है, परसेप्शन की वॉर है, तो इसमें कितना नुकसान होगा PDM को। और इलेक्शन की बात करेंगे, एक तरफ अपोजिशन ने इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ जिन सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तों से इस्तीफ़े देने हैं, वहाँ पर 8 नशस्तें खाली थी, वहाँ इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल आ गया है, 16 फरवरी और 19 फरवरी को इंतखाबात होंगे। तो क्या बड़ा सवाल फिर यही है कि क्या अपोजिशन इन ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेगी? चूँकि वो तो इस्तीफ़े देने की बात करें, तो फिर इलेक्शन में हिस्सा वो कैसे ले सकेंगे, उनके लिए बड़ा इम्तिहान होगा। ये तमाम मौज़ूआत हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया राना तनवीर हुसैन साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नायब सदर हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है शहबाज गिल साहब ने, वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हैं। और हमें ज्वाइन किया है आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, सीनियर साफ़ी और तजज़ेहकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात करते हैं कि जो शेख रशीद साहब तो पेशगोई कर रहे हैं कि जनवरी में मुज़ाकरात होने हैं, लेकिन इस पर जो टोन है वज़रा की वो बड़ी सख्त है। आज भी 5 मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से बड़ी तुंद तेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। और ज़रा बता देते हैं कि शेख साहब क्या बात कर रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट कुछ और बात करिए, ज़रा शेख साहब का सुना दें। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जनवरी में मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है, ज़रा सुनाए जी। मौजूदा सिचुएशन से निमटने के लिए अस्करी इदारों की जो क़यादत है वो क्या मशवरा दे रही है हुकूमत को, कैसे निपटा जाए? मशवरे में दोनों प्राइम मिनिस्टर और वो मालूमात के तहत मैं कह रहा हूँ कि मैं मायूस नहीं हूँ। मैं हालात को ख़राब होते, इतना ख़राब होते नहीं देखता, दरमियानी रास्ता भी निकलेगा। आज पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मैं अभी मायूस नहीं हूँ। ये 2 महीनों में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, 20 फरवरी तक कोई ना कोई एक दरमियानी अंडरस्टैंडिंग निकल आएगी, ज़रा वो जिसमें इमरान खान का इस्तीफा शामिल नहीं है। हुकूमत बरकरार है। शहबाज गिल साहब, आप ही के वज़ीर दाखिला तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पर यह कह रहा हूं कि जनवरी में कोई बीच का रास्ता निकलने वाला है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। जबकि आज जो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर जो वज़रा के बयानात थे, जो टोन थी, वो तो बड़ी एग्रेसिव थी कि किसी किस्म की बातचीत का माहौल नज़र नहीं आ रहा बाकी हुकूमत की तरफ से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो शेख साहब का बयान है, इसमें बीच का रास्ता जो उन्होंने कहा, इसकी डिटेल तो आपको शेख साहब से ही पूछनी पड़ेगी, और अगर आप उनके साथ थे तो आपको उनसे पूछना बनता था आपका कि बीच के रास्ते से उनकी क्या मुराद है।
डिटेल। हो सकता है बीच का रास्ता वो ये समझते हों कि इन सारी पीडीएम के दरमियान में एक दरार नज़र आएगी और आपको बीच का रास्ता ये कि इनमें से ये सारी टूट फूट होके और ये तितर बितर हो जाएगी। जहाँ तक मैं आपको हतमी तौर पे बता सकता हूँ कि हमारी हुकूमत का इनके साथ किसी किस्म का एनआरओ का जो है वो डिस्कशन नहीं होगी। अब जब हम ये कहते हैं तो आगे से जवाब ये होता है कि हम आपसे तो एनआरओ मांगते नहीं, आप कौन है एनआरओ देने वाले हैं। जब अभी फैटफ पे लेजिस्लेशन हो रही थी तो शायद खकान अब्बासी साहब भी मौजूद थे वहाँ पर और भी इनके मेंबरान थे, और जो हमारे हाथ में इनकी तरफ से 38 अमेंडमेंट्स दी गई, उन 38 में से 34 अमेंडमेंट्स नैब के ऊपर थी। उनमें से आज जो 10 चीदा अमेंडमेंट्स थी वो शिबली फराज साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई, और उनमें से चंद मैं आपको बता देता हूँ। उनमें से फॉर एग्जांपल एक ये थी कि 1999 से पहले जो करप्शन हुई है उसको साफ़ कर दिया जाए, उसको हलाल कर दिया जाए, उसे जायज़ कर दिया जाए। 1985 से लेके 1999 तक इन दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे के ऊपर करप्शन के केसेस डाले। उसमें जरदारी के ऊपर भी हैं, शहबाज शरीफ पे भी हैं, नवाज शरीफ पे भी हैं। तो ये साफ़ हो जाए, ये तो रिकॉर्ड पर है बिल्कुल, तमाम 1999 के बाद की करप्शन के केसेस हों। जी उसके बाद दूसरी उसमें एक तरमीम दी गई और ये कहा गया कि 1 अरब रुपए तक की जो करप्शन है उससे ऊपर की करप्शन को नैब देखे, उससे नीचे वाली करप्शन को नैब ना देखे। मतलब आप करप्शन करें बस 99 करोड़ तक की, उस अरब की ना करें, 99 करोड़ की करें। 99 करोड़ की तो आप ठीक हैं। तो एहसन इकबाल भी बच गए, मियाँ जावेद लतीफ़ भी बच गए, ख्वाजा आसिफ भी बच गए, शहबाज शरीफ के भी कुछ केसेस बच गए, नवाज शरीफ के भी कुछ केसेस बच गए। फिर उसमें एक अमेंडमेंट थी कि आप किसी सूरत भी मनी लॉन्ड्रिंग को काबिले दस्तंदाजी पुलिस ये डिटेल सारी आ चुकी है पहले शहबाज गिल साहब, जिसका मतलब है शहबाज शरीफ और उनके, लेकिन अब मैं इस पे जानना चाह रहा हूँ आपसे, शहबाज शरीफ और ये तो आपकी आ चुकी है सारी डिटेल। पहले मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि 20 सितंबर के बाद कोई एनआरओ की कोशिश हुई है? 20 सितंबर को चूंकि अपोजिशन की एपीसी हुई थी, पीडीएम बन गई थी। कहने का मतलब ये है कि एनआरओ, ये कहने का मतलब ये कि ये एनआरओ मांगते रहे, लिख के इन्होंने एनआरओ मांगा हमसे। बल्कि इनके एक साहब हैं जो मैं आपके टेलीविजन पर एक्सक्लूसिव देता हूँ, अभी नाम नहीं लूंगा, अगर वो डिनाई करें तो मैं नाम लूंगा, और नाम लिए बगैर आप ना लीजिएगा वापस, लेट हिम गेस। एक साहब है कराची से हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, वो बिजनेस के गैस के ऊपर बड़े प्लान करते हैं। मैं वहाँ मौजूद था जहाँ उनके बड़े भाई ने आके हाथ जोड़ के एनआरओ मांगा था। मैं उस जगह मौजूद था जिस जगह उनके भाई ने आके एनआरओ मांगा था, और कानों को हाथ लगाए थे कि मेरा भाई दोबारा सियासत नहीं करेगा, हम गलत पार्टी में चले गए थे, मीन करप्ट लोगों में, हम तो कारोबारी लोग हैं, हमारी जान बख्शी करवाई जाए। तो एनआरओ मांगा गया। तो दूसरी तरफ ये कहते हैं एनआरओ नहीं, वजीर खजाना भी रह चुके हैं पहले नून लीग के दौर में, नाम चले नहीं लेते। सबको पता चल गया मैंने जिनकी बात की है, मैंने जिनकी बात की है नून लीग के, मैंने जिनकी बात की उनको पता चल गया। आप उनको डिनाई करने दें, उनको समझ आ गई, सबको समझ आ गई मैं किनकी बात कर रहा हूं। अगर मैं ये गलत कह रहा हूं तो वो डिनाई करें, और मैं तो मिफ्ता इस्माइल का समझाऊं, उनके भाई किस किस से मिले थे, वहां कौन कौन बैठा हुआ था, मैं कहां मौजूद था, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं नाम अभी नहीं लूंगा कोई भी, मैंने आपको कहा मैं तो जो समझ चुका हूं वो मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में समझ सका हूं। तो कहने का मतलब ये कि एक तरफ तो ये लेट द पर्सन देखे ना, मीडिया का प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप ओपन ऑफर दें, अगर आप उनका नाम ले रहे हैं या कोई और है वो आए प्रोग्राम पे चैलेंज करें। तो एक तरफ तो ये एनआरओ मांगते हैं, दूसरी तरफ ये फौज को ये कहते हैं कि आप अपना रोल प्ले करें। और रोल क्या है? आप एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराएं, इलेक्टेड हुकूमत को गिरा के हमें हुकूमत में लाएं। चले आपका तो पॉइंट आ गया, ठीक है। आपका पॉइंट आ गया शहबाज गिल साहब, नहीं करते राना साहब का मौक़िफ़ पे ले लूं तो फिर फौज को क्या कहते हैं? आखिरी सिर्फ सेंटेंस, अगर फौज इनकी ये बात नहीं मानती तो फिर फौज को ये पता क्या कहते हैं? कहते हैं कि आईएसआई चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ फौज खड़ी हो जाए। ठीक, राना तनवीर साहब, मतलब कहने का कि या तो गैर आईनी काम करें वो, ठीक है, ना करें तो उनके खिलाफ। राना तनवीर साहब, ये फिर मुज़ाकरात जो है एनआरओ की बात की जा रही है बार बार गवर्नमेंट की तरफ से। आज वजीर इत्तलात ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि एनआरओ मांगने के लिए पूरी कोशिशें होती रही,
और अभी तो एक नाम भी ले लिया, शहबाज गिल साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब के भाई की तरफ गालिबन वो इशारा कर रहे कि उन्होंने आके इनसे बात की होगी। और आज पार्टी तर्जुमानों के इजलास में भी प्राइम मिनिस्टर ने यही बात की कि एनआरओ में किसी सूरत में नहीं दूंगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे, अगर एनआरओ की शर्त पे मुज़ाकरात होंगे। तो वाकई में आप एनआरओ के लिए सारा कुछ कर रहे हैं? समर, एक तो मुझे बड़ा अफसोस है कि ये ऐसे झूठे लोग हैं कि ये सारा दिन झूठ के पलंदे शुरू कर देते हैं, और जिस तरह वो है ना कि इतना झूठ बोलो कि ये सच साबित होना शुरू हो जाए। अब तो इनके जो बयानिया है करप्शन वाला वैसे ही पिट गया, अवाम में कोई इनकी कोई बात नहीं सुनता ना एतबार करता है, क्योंकि ये सारा कुछ जो हो रहा है वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है 100%, क्योंकि ये एंगुलर बात है और वन साइड हो रहा है। अगर वन साइडेड ये विक्टिमाइजेशन ना हो तो फिर क्रॉस द बोर्ड हो। ये मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, क्योंकि किसी को भी आप फिर मत बख्शें, चाहे वो PMLN है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे जमीयत है या PTI है, फिर सबको पकड़े। लेकिन आगे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये NRO की जो बात करते हैं, मैं थोड़ी सी इस पे आपको वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो फेफट पे बार बार कहते हैं कि ये लेके आए वहाँ पे और NRO शायद खकान अब्बासी लेके आए, ये इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड है कि जब ये असम्बलियाँ बनी तो उस वक्त के बाद थोड़े से इनके बंदे जो फंसने लगे, जिसमें आलम जब्बा का केस था, दूसरे तीसरे केस थे, कोई 5-7 थे, तो वो बड़े परेशान लोग थे। वो हमें अप्रोच करते थे कि आप प्लीज़, आपने उस वक्त नहीं अमेंडमेंट की तो आप हमारे साथ बैठें तो उसमें अमेंड करें। हमने कहा यार हमें तो कोई नहीं, आप बात करें। तो लेजिस्लेशन के सिलसिले में इन्होंने एक कमेटी बनाई कि जी वो बात करे, जिसमें अब सुनना पड़ेगा ना आपको। जी बात करें राजा साहब। मैं सारी बात दावे से कह रहा हूँ, जो बैठ जाएं वो बंदे बैठ जाएं, ये तो उसमें नहीं होते ना चीज़ों में, ये तो तर्जुमान बने हैं ना। वहाँ पे मैं नाम लूंगा मैं कि बताएं राना साहब, बताएं राना साहब। परवेज खटक थे, वहाँ शाह महमूद कुरैशी थे, वहाँ शौकत महमूद था, वहाँ फारूक नसीम था। ये कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी, तो हमारे साथ बैठे, तो उन्होंने जहाँ दूसरी लेजिस्लेशन थी जो ये कहते हैं लेजिस्लेशन, हमने बड़ी लेजिस्लेशन इनकी मानी भी है और की भी है। जब इस पे उन्होंने कहा प्रपोज की चीजें, तो हमने कहा जी हमारी तरफ से कोई नहीं है, आप अगर समझते हैं इसको इम्प्रूव करना है तो लें। वो उस पे वो चाहते थे जो इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें बिजनेसमैन को और जो थे ब्यूरोक्रेट्स और चंद इनके चरण साहब, सॉरी मैं मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के वज़ीर-ए-आज़म के अलावा सारे लोग मान चुके थे, लाइन भी ना इधर आए, वज़ीर-ए-आज़म के अलावा सारे लोग मान चुके थे एनआरओ के लिए, यानी कि ये जो तरामीम इन पे सारे एग्री हो गए थे इन तरामीम पर। आप पूरी बात ही नहीं सुनते, तो जी आप बात करें, बात ही नहीं सुनते, आप बात करें। वो उस वक्त ये बात हुई तो हमने कहा कि यार अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो करें, हमें कोई इतराज नहीं, हम आपके साथ हैं, लेकिन इसको इस तरह ना करें कि ये भी एंगुलर करें, फिर इसको करें, इसको बेहतर कर। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, वो मान गया। और वहाँ अगली मीटिंग हुई जो 2 महीने बाद फिर आए, तो उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर नहीं माने हमारी बात। उन्होंने कहा कि मैं आपको माने नहीं, मैं आपको बताऊं लफ्ज़ क्या थे जी, मैं लफ्ज़ बताता हूँ। खैर उसके बाद हमने कहा यार अगर आपके पास मैंडेट नहीं है, हमारे पास तो मैंडेट होता है अपनी पार्टियों का, ठीक, तो आपके पास उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, जमीयत भी थी, हम भी थे, ठीक है, तो उधर से ये होते थे लोग। तो जब ये बात हुई तो वहाँ पे फिर दोबारा 1-2 महीने बाद आ गया कि जी असद उमर साहब उस पर डाल दिया गया, ठीक है। तो असद उमर साहब ने कहा कि जी मुझे प्राइम मिनिस्टर ने पूरा मैंडेट दिया है 100% के जो आप करेंगे 100% मनवान होगा। हमने कहा यार हमारा टाइम मत ज़ाया करे, आपकी प्रॉब्लम है। उस पर असद उमर साहब के साथ कुछ चीज़ें वहाँ उस कमेटी में तय हुई। तो फिर हमने जब हमारे पास आए, फिर इन्होंने 2 महीने बाद आए, ठीक है, तो हमने कहा क्या भाई बताएं क्यों बुलाते हो हमें, ठीक है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब से यानी प्राइम मिनिस्टर के अलावा बाकी जो उनके वज़रा थे वो मान गए थे। क्रक्स ये आपने उनकी बात सुनी है जी, आप उनकी मान रहे हैं तो मेरी बात ही नहीं सुनते। जो मैं बात बता रहा हूँ कि वो मैं तो ऑथेंटिक बातें बता रहा हूँ जी, बिल्कुल। इन्होंने तो फेवरेट का वो भी मैं बताता हूँ वो चीज़ क्या है। तो ये वहाँ पे उन्होंने कहा असद उमर साहब ने या वो कमेटी ने कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं यार, इन्होंने कहा हम ऊपर से पूछ लें, लफ्ज़ जरा नोट कर लें, अंडरलाइन कर, ऊपर से आप पूछ लें, प्राइम मिनिस्टर से पूछ लें। प्राइम मिनिस्टर के पास गए तो वापस आए तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा मैं ऊपर से पूछ लूं, आप अंडरलाइन कर लें ये बात ऊपर से, ये अगर लफ्ज ना हुआ हो तो मेरा गर्दन आप उतार दें। ये क्या बात आप करते हैं। दूसरी तरीके जो 34 सिक्कों की ये 38 कह दिए है ना, इनको इतना इल्म है। शिबली 34 कह रहा है, ये सारे 34 सिक्के कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें वो मेरी बात की सिक्के थी।
आपको पता है वो फारूक नायक साहब ने एक वहां पे बिल मूव किया था प्राइवेट मेंबर के तौर पे सेनेट में, वो चौथी शिकें थी। तो उन्होंने कहा जी अगर आप चाहते हैं बात मेरी, यार समर आप बहुत जल्दी, मैं बात नहीं करता। राना साहब आप बात करें ना, राना साहब आप बात करें, मैं आपको रोक तो नहीं रहा, आपकी बात में कह रहा हूं, ठीक है आप जो बात करें ठीक कर, ठीक है क्या ठीक है, आप बात करें ना, मैं आपको रोक तो नहीं रहा। समर आप क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो ये फजूल की सब नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आप बता रहे हैं। तो जब वो वहाँ शाहिद खान पंजाब फेवरेट पे बात हुई तो शाहिद खान वहाँ गए और एक दो हमारे और साथी गए, तो उन्होंने कहा, वहाँ शाह महमूद थे सारे, उन्होंने कहा यार अगर आपने नैब की बात करनी है तो ये चौथी शिकें हैं, इसमें आप डिस्कस कर लें। वो नैब का फारूक नायक की अमेंडमेंट थी जिसको ये हमारा एनआरओ रिकॉर्ड पर है बिल्कुल, और ये मुफ्ता की जो बात करते हैं वो उनके भाई गए, ये रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, सेनेट से निकलवा लें। तो वो तो 6 महीने से बिल चल रहा था, कमाल, अगर हम करते तो हम सेनेट में उसको पास कर सकते थे। ठीक, हम चौथी शिकें पास कर देते सेनेट में, हमारी मेजोरिटी है। वो तो क्या ठीक, आपका पॉइंट आ गया राना साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। मेरी बात मिफ्ता की इन्होंने बात की, कोई एनआरओ नहीं मांगता, हम आज भी हम इनके साथ बात नहीं करना चाहते क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं है, ये झूठे हैं, कहते कुछ है अंदर, बाहर कुछ आगे बताते हैं। चले हम इनके साथ बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बात आप ही नहीं करना चाहते इनके साथ, और हुकूमत कह रही है कि हम बात नहीं करेंगे। भाई ने बात की है, सफर तो मेरी बात सुन ले, मिफ्ता के भाई ने बात की है, पूछो प्राइम मिनिस्टर से बात की है, किसी मिनिस्टर से बात की है, वो कह रहे मेरी मौजूदगी में बात हुई। शहबाज गिल साहब, आरिफ मीर भट्टी साहब, ये जो मखमसा है पूरा एनआरओ का, पूरी डील की बातें हो रही हैं, जो मेरी इत्तलात है इनमें ऑथेंटिक मेरे पास जो इत्तलात है आरिफ मीर भट्टी साहब, वो ये है कि अस्करी क़यादत की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दिया गया है, मशवरा के जो पॉलिटिकल टेम्परेचर ऐसे ज़रा टोन डाउन किया जाए और बातचीत की राह हमवार की जाए अपोजिशन के साथ। अब आपको लग रहा है कि इस माहौल में बातचीत हो सके कि दोनों तरफ से एनआरओ की बात हो, ये कह रहे वो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, वो कह रहे ये हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर एक तो दोनों बड़ी सियासी जमातों के हैं, मुझे फ़कीर को आपने बीचे पर सवाल लिया है, मैं जिसके बारे में करूँगा उसके अगला दिन मुझे मेरी बाबा में करता होगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि मैं, आपने कहा बड़ी सख्त ज़ुबान मुद्रा इस्तेमाल करें, नरम ज़ुबान आपने किसकी सुनी है 2.5 सालों से? कोई एक बात बता दे, मोदी के यार से लेके इसराइल का टाउट, यहूदियों का टाउट, अल्लाह माफ़ करे, हमारी सियासत जो इबादत थी, खिदमत थी, जो गली मोहल्लों के लोगों के दुख सुख का साथ थी, वो ज़ाती इख्तलाफ राय की बजाय इंतकाम पर आ गई है, दुश्मनी पर नहीं, इंतकाम पर आ गई है। ये बात मैं अपनी राय कर रहा हूँ। दूसरी बात, मेरी इतला के मुताबिक भी इस मुफ्ता इस्माइल साहब का, मैं शहबाज गिल साहब का मसला हल कर देता हूँ। एक अहम हलके के पास उनके भाई गए और उन्होंने कहा हमें मार्जिन ले दे। इस बात में अहम हलके वो इस्लामाबाद से करीब ही हैं, अगर जब लाहौर आप जीटी रोड से आएँ तो आपकी मुलाकात होगी, अगर मुझे ज़्यादा कहा गया तो मैं नाम भी दे दूँगा, मैं फ़कीर आदमी, मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक, दूसरी बात, एनआरओ एक तरफ तो वजीर नहीं चौधरी साहब, चौधरी साहब आप नहायत सीजन सियासत काबिल एहतराम है, तो मैं आपको पता है आपका दिल से एहतराम करता हूँ, राना तनवीर साहब का दिल से। गुजारिश ये है, बदकिस्मती ये है, दोनों सियासत जमातों में डिक्टेटरशिप है। दोनों सियासत जमातों में एक सियासी जमात के वजीर आज़म इस वक्त मुल्क से बाहर है, मौजूदा जो है वो किसी की बात सुनते ही नहीं। वो मेरा ख्याल है 1 करोड़ दफ़ा कह चुके हैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, आज तक उन्होंने ये नहीं बताया एनआरओ मांग कौन रहा है। यार कम से कम उसका नाम तो दे दो। एक वजीर आज़म इतना बाख्तियार होता है, IASI उसके पास, IB उसके पास, ये जो आरिफ मीर भट्टी साहब, ये जो एनआरओ की शक्ल, एनआरओ की शक्ल जो पेश की जा रही है, वो तो वही नैब की तरह मीम है जिनको आज शिबली फराज साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे की, बताया कि भाई ये शिक्के, जिस तरह भी बता भी रहे थे शहबाज गिल साहब भी बता रहे थे कि ये शिक्के थी, अगर ये मान जाते तो ये सब इनके केस खत्म हो जाते। वो एनआरओ की शक्ल वही है, नैब की तरह मीम है, उसके अलावा अगर कोई है तो वो मुझे मालूम नहीं। गुजारिश है, इसमें हुकूमत के लोग भी बैठे थे, और क्योंकि बदकिस्मती है, मेरे पास भी वो ये मीटिंग नोट्स पड़े हैं, और अपोजिशन के भी इनके लोग ना मानते, हुकूमत के लोग, भाई इन 34 शिक्कों पे हम बात नहीं करेंगे। क्यों इन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म से बात करते हैं? अगर एक चीज़ ही गलत है, मुझे पता है वो काम पे मैं इम्प्लीमेंट करा ही नहीं सकता, तो मैं क्यों डिस्कशन में ला रहा हूँ? मैं कहता हूँ कि ठीक है, आए आप, FATF इशू है, नैब को छोड़ दें, बाकी बातें खुल के करते हैं।
फिर आपको बंदे के हाँ। दूसरी बात, आपकी खबर नहीं, मेरा चैलेंज है, पिंडी वालों ने इस्लामाबाद वालों को कहा है कि हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, इंटरनेशनली सूरत हाल बहुत बिगड़ चुकी है, पाकिस्तान में इकानमी ज़मीन बोझ हो चुकी है, महंगाई से लोगों की चीखें निकल चुकी हैं, फिर IMF के पास जा रहे हैं। तो अपोजिशन के साथ हर हाल में मुज़ाकरात किए जाएं। ये नहीं कहा करने वो जो वज़ीर दाखिला कह रहे हैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहे हो जनवरी में कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है जनवरी में कुछ हो रहा है? लग रहा है आपको जनवरी में कुछ होगा? नहीं वो नहीं हो नहीं रहा। अभी तो ये कह रहे हैं ना, क्योंकि ये तो कुछ 30 वो कह रहे करें, वजीर आजम साहब कह देते हैं हम NRO नहीं मांग रहे, वो कहते हैं NRO तो अब इमरान खान साहब हमसे मांग रहे हैं। मुझे इनके बैठने की उम्मीद नजर नहीं आती। एक तरफ अपोजिशन कहती है वो इमरान खान साहब को वजीर आजम ही नहीं मानते, देखिए फिर बात कैसे होगी। दूसरी तरफ वो कहते हैं आर्मी चीफ का रिजाइन दे, DGI का रिजाइन दे। तो मैं टकराव देख रहा हूं। हाँ, टकराव कितना होता है कितना नहीं होता ये बात की बात है, लेकिन अहम हलकों ने वजीर आजम से यही गुजारिश की है टेम्परेचर नीचे लाने के लिए बैठ के बातचीत की जाए। ठीक है शहबाज गिल साहब, आपने जो बात की थी उसकी कंफर्मेशन भी आ गई है, लेकिन जो बात राना तनवीर साहब कर रहे हैं, ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी की थी कि तमाम स्टेक होल्डर जो हैं और गवर्नमेंट के अंदर बैठे लोग भी इन्होंने कहा था कि मान गए थे नैब की तरमीम पर, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अड़ गए थे कि मैं नहीं मानूंगा। और ये जो बात राना तनवीर साहब ने भी की, वो बता रहे हैं कि सारे आपके जो वज़रा बैठे थे वो रजामंद थे सारे मामले पे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं माने। तो इसकी भी यानी कि आप ही के वजीर हैं, वजीर दाखिला, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर के अलावा बाकी लोग मान गए थे। मिफ्ता इस्माइल की बात की वो तस्दीक करें जो पहले उन्होंने की थी, जरा वो भी मैं आपको सुना देता हूँ, सुनाए जी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के अलावा सब लोग राजी थे नैब की तरमीम पर। सही कहा, बिल्कुल ठीक। आप भी राजी थे? नहीं, मैं तो उस कमेटी का मेंबर था, लेकिन बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स राजी थे। मोस्टली लोग ठीक कहा उसने। अच्छा, मोस्टली लोग कह रहे थे कि अगर ये 34 नहीं तो 24-28 मान ली जाए। अच्छा, 34 पूरी पे नहीं थे, इमरान खान डट गए। हाँ, उसने कहा नहीं। शहबाज गिल साहब, आपकी हुकूमत के वजीर दाखिला इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि आपके दीगर वज़रा 34 नहीं तो 28 पर तकरीबन मान ही गए थे। देखिए, 2-3 बातों का मैं इसमें क्लैरिटी दे दूँ। एक तो असद उमर साहब, आपको पता है कि मीडिया को बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। शहजाद अकबर साहब मीडिया को बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। इन दो लोगों के बारे में आपको ये गिला नहीं होगा। आप माशाल्लाह से रिपोर्टर से एक एंकर बने हैं, इसलिए आपको तो इसमें भी कोई आर नहीं होती। आप खुद लोगों को, अपोजिशन हो या हुकूमत हो, खुद जाके उनके दफ्तर पे या घर पे आप लोगों को इंटरव्यू कर लेते हैं। तो मैं आपको दावत दूंगा कि ये 2 लोग तो कमेटी में थे, दोनों से जाके, शाह महमूद कुरैशी हैं, इनसे किसी से भी जाके आप कल सवाल कर लें माइक से कि क्या आप मान गए थे। मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा नहीं है। जब उनको लिखकर कोई भी कमेटी होती है, उसके पीछे फॉर एग्जांपल राना तनवीर साहब अगर किसी कमेटी में हैं और उसको एक हतमी मसवदा हमारी तरफ से दिया जाता है, तो आप लीडरशिप से डिस्कस तो करेंगे ना। आप भले अगला दूसरा बंदा कितनी भी गलत बात कर रहा है, या तो आप साइन कर देंगे मान जाएंगे, वरना आप कहेंगे कि जी हम आपको बात करके बताते हैं, सीमिंगली हमें नहीं लग रहा कोई मानेगा, लेकिन क्योंकि अब आपने राइटिंग में दिया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई ऐसा जर्नलिस्ट मुझे कहे कोई ऐसी चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर को कोई पैगाम हो या इंटरव्यू हो जो मुझे लगता हो कि वो नहीं होनी वो बात, लेकिन उसके बावजूद जब मेरे इल्म में लाई जाए तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं जाके प्राइम मिनिस्टर को वो बताऊं। वो कितनी भी ऐसी बात हो जिसका जवाब मुझे पहले से ही भले क्यों ना पता हो, लेकिन मैं आई एम नॉट द बॉस कि मैंने डिसाइड करना है। बॉस इमरान खान है, उन्होंने डिसाइड करना है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मुझे आप कहते हैं कि जी मैंने 5 मिनट का इंटरव्यू लेना है प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है, मुझे पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो 5 मिनट का इंटरव्यू शायद नहीं, वो एक प्रॉपर इंटरव्यू जब भी उनके पास वक्त होगा प्लान करेंगे, लेकिन आपका पैगाम होगा तो मैं पैगाम जरूर दूंगा प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि ये मेरी तरफ से बददयांती होगी वो चीज प्राइम मिनिस्टर के। तो फिर वजीर दाखिला क्या गलत बयानी कर रहे हैं? इसी तरीके से जो कमेटी थी वो जब इनके साथ नहीं, उन्होंने गलत बयानी नहीं की, उनके बयान को उन्होंने कैजुअल बात की। आपको शेख साहब का पता है कि वो एक बड़े मंजे हुए सियासतदान है, वो उन्होंने आपको वाजे कहा कि मैं उस कमेटी पे नहीं था मोस्टली, और फिर उन्होंने कहा 24-16 कोई उन्होंने आपको फिगर नहीं दी। हो सकता है 38 में से, अभी राणा साहब ने कहा कोई 38 कह रहा है, कोई 34 कह रहा है। राणा साहब हम एक ही बात कह रहे हैं, 38 आपकी टोटल थी, 34 उसमें नैब के ऊपर थी।
हो सकता है कोई 1, 2, 3 ऐसी चीजें हों जिन पे हमें लगता हो कि आपकी बात ठीक अच्छा, है, लेकिन जो बाकी थी असल में तो मुद्दा वो था जिसमें आप शरीफों को बचा रहे हैं, जिसमें आप करप्शन को लीगलाइज करा रहे हैं। असल प्रॉब्लम तो वो है 10-12 जो शिक्के हैं जो मैंने आपको बतानी थी, लेकिन ऑन द बर्डन ऑफ रेपिटिशन आपने मुझे कहा कि वो हमें पहले ही पता ना बताएं। तो वो जो 10 हैं असल तो प्रॉब्लम उनका था जो नैब को खत्म और कला कमा करने के लिए था। तो अगर आप उन 10 को 34 में से निकाल लें तो पीछे 24 हो सकता है। सुनिएगा ना, उसमें एक ये थी कि नैब के लोगों को जो एक इस्तेहकाक है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो, वो भी एक शिक थी। हो सकता है हमारी पार्टी के कुछ लोग उसके ऊपर एग्री करते होंगे, जैसे सियासतदानों पे मुकदमा हो सकता है, किसी और पे हो सकता है, तो नैब के जो लोग उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। तो ऐसी उसमें पॉजिटिव भी कोई 1-2-4 बातें हो सकती हैं। तो शेख साहब की बात को आप डिस्प्रपोर्शनेटली उन्होंने कैजुअल ऑफ द कफ आपसे कन्वर्सेशन की, इसी पे राणा साहब से पूछ लेते हैं। वो राणा साहब चूंकि मीटिंग में मौजूद थे ना, वो एक आपने कहा कि ये लोग पहले मुझे जवाब देने माने। पहले मुझे दूसरी बात जवाब पहले मुझे दूसरी जवाब दे लेने दीजिए। दूसरी बात, भट्टी साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, मैं जाती तौर पे इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन अब मेरी जो पोजीशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भट्टी साहब ने इतना बड़ा दावा किया है, अगर मैं इस पे चुप रहूंगा तो वो मैं अपनी पोजीशन के साथ जस्टिस नहीं करूंगा। जो भट्टी साहब ने क्लेम किए हैं मैं उन्हें उनकी तरदीद करता हूं। मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसने भी भट्टी साहब को ये बात बताई उसने सरासर झूठ और गलत बताया है। जो आप पाकिस्तान की अफवाज हैं वो अपना आईनी काम कर रही हैं, वो अपने आईनी दायरे के अंदर रह के मशवरा तो दिया जा सकता है ना, ऊपर फोकस हैं। उन्होंने किसी जगह पर जिस तरह भट्टी खबर तो मैंने भी दी है कि मशवरा का तरीका होता है ना, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि ये जाएं, जो भट्टी साहब ने जो एक माहौल बनाने की कोशिश की अपनी बात करके, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मेरी भट्टी साहब से गुजारिश होगी कि अगर ये अपनी खबर के ऊपर अड़े हुए हैं तो ये डेट दें कि इनके ख्याल में फिर इनके सोर्स इनको क्या बता रहा है कि किस समर आप मुझे बात करने की जवाब दें। इतनी इंसिस्ट करके ये बताया गया, तो मैं इसको डिनाई करता हूं, इनकी खबर को, ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा समर साहब, ये डिनाई करना इनका हक है। मैं तो इख्तलाफ हक को सरे हम तस्लीम करता हूं। मैंने क्योंकि सारी उम्र 30 साल ये काम किया है ना, मुझे सिर्फ राना तनवीर बता दें, वजीर आजम इमरान खान का इत्तेहाद वो तो कहेंगे उन्हें सूट करता है। कैसे हुआ भट्टी साहब, वो तो उन्हें तो सूट करता है ना कि वो इसमें कहें कि फलाने ये कह दिया, फलाने ये कह दिया। मेरे मोहतरम भाई, तो मेरे छोटे भाई, मेरे अजीज भाई, मैंने आपके इख्तलाफ को सरे हम तस्लीम किया ना, मैंने आर्गूमेंट नहीं की। मैं अपनी खबर पे कायम हूँ, जो जहाँ चाहे जैसे चाहे मुनाजरा कर ले। अब मैंने राना तनवीर साहब, उसमें कोई डेट दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई डेट दे दीजिए ताकि मैं गलत साबित हुआ पता लग जाए, आपकी खबर गलत हुई पता चल जाए। चले शहबाज गिल साहब, चले सर्ट करने की बात को छोड़ देते हैं। जो मैंने कहा था कि मशवरा दिया गया, मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं। आप सीनियर सियासतदान हैं। मैंने इमरान खान साहब की 96 की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हुई है। राणा साहब तो कहेंगे ना, भट्टी साहब आप राणा साहब को तो सूट करती है आपकी बात पे गवाही। नहीं और यार अच्छा शहबाज साहब, भट्टी साहब क्योंकि आपकी बहुत सारी खबरें की पहली भट्टी साहब क्योंकि पिछले दिनों में बहुत सारी खबरें बाउंस हुई हैं थे, उनकी इसलिए मैंने गुजारिश की है। हम सारे ही बहुत अकेले सच्चे आदमी खबरें, आपके अलावा दुनिया में सबको कत्ल कर दो। नहीं मैं सच्चा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ किस लिए बैठे हो इस्लामाबाद? नहीं तुम मेरे साथ मेरी खबरें गलत हुई है। आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? आप इमरान खान को जानते करते हैं, आप इमरान खान को जानते हैं। ये जरा मामला कहीं और चला जाएगा। मेरी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करने लग पड़े हैं। राना तनवीर साहब, इन्होंने क्या मजाक बनाया हुआ है? नहीं भट्टी साहब, मैंने आपकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं किया, कहीं और चले जाएगा। मैंने आपको ये बताया है। नहीं मैं अगर ये तो मुझे साफत का हक नहीं है। जो सहाफी किसी के वो हराम खाता है। लेट्स नॉट गो इनटू दिस डिबेट। जो किसी को खबरें फीड करता है वो सुअर खाता है। बहरहाल शहबाज गिल साहब ये खाता है जो निजात बातें करता है किसी के साथ। शहबाज गिल साहब, ये जो खबर है भट्टी साहब ने बात की, मैंने भी इससे बात की, मैंने भी ये बात की कि शहबाज गिल साहब
शहबाज गिल साहब, ये बात मैंने भी की थी, मेरी भी इतला है कि पिछले हफ्ते, चलिए आप डेट की बात करें, मैं पिछले हफ्ते का बता रहा हूं आपको। नहीं आ रही भट्टी साहब, क्या फरमा रहे हैं मैं पिछले हफ्ते का बता रहा हूं कि पिछले हफ्ते में ये मैसेज कन्वे हुआ है, पिछले हफ्ते में ये मैसेज कम्युनिकेट हुआ है, इस्लामाबाद को पिंडी की तरफ से मशवरा आया है कि बातचीत की जाए, माहौल बनाया जाए मुज़ाकरात का। और मैं आपको अपना वो शॉर्ट भी सुना देता हूं पिछले हफ्ते का, जरा सुन भी ले, मैंने अपनी खबर क्या दी थी, जरा सुनाए जी। मेरे पास कन्फर्म इत्तला है कि अस्करी क़यादत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया गया है, मशवरा है कि सियासी तनाव कम किया जाए और मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा किया जाए। शहबाज साहब 17 दिसंबर को मैंने खबर दी थी और 16 दिसंबर को ये राब्ता हुआ था और 16 दिसंबर को ये बात बताई गई थी। राना तनवीर साहब, ये जो बात अभी शहबाज गिल साहब ने की कि वो कह रहे हैं असद उमर साहब भी नहीं माने थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी नहीं माने थे, जरा आप वहां मौजूद थे, बता रहे हैं क्या बात की। जी जी जी, एक सेकंड में, जी शहबाज सेकंड में यहाँ पे क्लियर कर दूं एक बात, एक सेकंड में यहाँ पर बात एक क्लियर कर दूं। देखिए बात ये है कि भट्टी साहब ने चंद दिन पहले जुल्फी बुखारी के बारे में भी एक खबर दी थी, भट्टी साहब ने और भी बहुत सारी खबरें दी जो दुरुस्त साबित नहीं हुई। चले वो चले छोड़ दे उसको, उधर नहीं मजलिस हुई थी, फिर आज समर, आज राना तनवीर साहब से मैं अदब एहतराम से करता हूं, फिर मैं आज शहबाज गिल पे ही आ जाता हूं। सेक्सुअल हरासमेंट किसकी थी, मैं आज इस पे प्रोग्राम करते हैं, छोड़ दे। मैं थोड़ा सा राना साहब प्लीज, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और शहबाज गिल साहब से लेट्स नॉट गो इनटू दिस, लेट्स नॉट गो इनटू इट। राना तनवीर साहब, मुझे ये बता दें, ये जो बात शहबाज गिल साहब ने की थी कि असद उमर साहब आपके पास और शाह महमूद कुरैशी साहब, आप जरूर खबर कीजिए, मेरे पे कोई है, मेरे पे खबर कीजिए। ठीक है, चलें इस पे बाद में आते हैं। मैं जरा राना साहब का इस पे पॉइंट ले लूंगा, अगर आपकी तरफ है, आप काबिल एहतराम हैं, अगर मेरे आप बिल्कुल खबर कीजिए, मेरा काम है, अगर गलत है तो नहीं आप ठीक है, काबिल एहतराम नहीं है भट्टी साहब, आप कपड़ों से बाहर हो जाते हैं, भट्टी साहब आप 2 मिनट में कपड़ों के बाहर हो जाते हैं। मैं जरा ब्रेक ले लेता हूं, के साथ मैं ब्रेक ले लेता हूं, कपड़ों से बाहर हो जाते हैं, ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो राना तनवीर साहब से जानेंगे कि कमेटी के अंदर आखिर क्या बात हुई थी। जो बात करें शहबाज गिल साहब के, असद उमर साहब से भी पूछ लिया जाए, वो नहीं माने थे इन तरामीम पर, शाह महमूद कुरैशी साहब भी नहीं माने थे। राना तनवीर साहब जो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, ये बताएंगे वहां कौन कौन लोग माने थे, कौन नहीं माने थे। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी नैब की तरामीम के हवाले से। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि अच्छा, मैं क्विकली आपको एक चीज कंफर्म कर दूं, जी मैं क्विकली राना साहब के बाद आ जाए जरा, शहबाज गिल साहब राना साहब के बाद आ जाए। साहब ने मुझे अभी, अच्छा बाबर अवान साहब ने मुझे अभी कंफर्म किया है, वो इस कमेटी पे थे और तमाम लोगों ने आउटराइटली ये तमाम जो चीजें हैं वो रिजेक्ट कर दी। शेख रशीद इस कमेटी पे नहीं थे। और दूसरी बात, बहुत बड़े सहाफी हैं भट्टी साहब, वो उस तरफ मैंने तो जरा सी बात की और वो आपसे तुम में आ गए और कपड़ों से बाहर आ गए। अगर आपके खिलाफ मेरे खिलाफ कोई स्टोरी है तो वो करें, ऐसे उठा लें। इस तरफ आते हैं, मैं नहीं आपके पास मेरे खिलाफ स्टोरी है तो वो करें। ब्लैक भट्टी साहब में जरा कर सकते हैं, भट्टी साहब ये भट्टी साहब मैं आप दोनों मेहमानों से गुजारिश करता हूं कि थोड़ी देर जरा रुक जाएगा, बात ना करे। मैं इसीलिए पीटीआई के शिबली फराज होते हैं, उमर असद होते हैं, ये डिबेट को छोड़ने में आज तक इमरान खान साहब के मैंने कोई 15 इंटरव्यू किए हैं, कभी ऐसी बात नहीं इतने ठीक है लगाया है। आपके मुझे पहले जरा राना साहब का जवाब लेने दें। आपके पास सबूत है तो आप स्टोरी करें। ठीक है, आप मेरे से आपका पॉइंट आ गया शहबाज गिल साहब, पॉइंट आ गया। भट्टी साहब बात नहीं, भट्टी साहब मेरी बात तो सुनने जरा, मेरी जरा रिक्वेस्ट तो सुन ले जरा भट्टी साहब, मेरी रिक्वेस्ट तो सुन ले भट्टी साहब। मैं जरा राना साहब का जवाब ले लूं, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। क्या पिंदी और क्या किसी हो सकेगी, पुलिस ऑफिसर्स का तबादला करवाने के लिए तो ये ठीक है। राना तनवीर साहब, मैं कहूं कि आप मेरी मिन्नतें करते थे, ठीक है, जरा लगवाने के लिए जायज है, किसी को देता। चलो ठीक है, जरा नहीं मैंने कहा कि आप पुलिस ऑफिसर्स आके लगवाते थे, मेरे
सर ये फजूल की डिबेट है सर, छोड़ दें इसको जरा। थोड़ी देर मुझे जरा राना साहब पे जाना है जी। आपके खिलाफ क्या क्या सबूत है? जरा मैंने राना साहब की तरफ जाना है, जरा थोड़ी देर जरा इनसे मैं दोबारा बात करता हूँ। राना साहब मुझे ये बता दें कि अब तो कंफर्मेशन भी आ गई है, जो अभी शहबाज गिल साहब ने बताया कि बाबर एवान साहब ने अभी फोन करके उन्हें बताया कि कमेटी के अंदर कोई बंदा भी नहीं माना था। जरा बता दें कौन कौन से लोग माने थे। मेरी गुजारिश ये है कि आप शायद मेरी बात नहीं समझे कि ये जो कमेटी की आप बात कर रहे हैं ये उस वक्त लिया जब फैट का बिल आया था, उस वक्त इन्होंने एक मीटिंग कॉल की थी जिसमें मैं नहीं था, और उसमें ये पहले अंडरलाइन 2-4 चीज़ें कर लें। मेरा हाल है शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर सके मेरी बात। मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी मैं पिछली एक तारीख पे जा रहा था कि जो नैब की अमेंडमेंट्स पे जो ओपन किया है ये गवर्नमेंट ने किया था, क्या हम इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बैठें। तो कमेटी जो जाती थी उसमें मैं था, 3-4 मीटिंग उसमें की, जिसमें पहले ये लोग मैंने बताया, वो लोग थे सीनियर मेंबर्स जो इनके कैबिनेट के मेंबर हैं वो थे, और फरूख नसीम भी साहब भी होते थे जो हमें ब्रीफ करते थे, जो अमेंडमेंट्स ये लाना चाहते थे। दूसरी तरफ जब वहाँ नहीं हुआ तो फिर हमने कहा कि जी आपके साथ फ़ायदा कोई नहीं है, हमारे साथ आप बैठ जाते हैं, बात करते हैं, फिर आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, वह कहते हैं जी, वो कहते हैं मैं किसी और जगह से पूछ लूँ मैं, तो हमें फ़ायदा क्या है, आप ऐसे ही बुला लेते हैं और हमारा टाइम ज़ाया करते हैं। तो आपने जो करना करे, तो हमारा तावन तो इस तरह नहीं, आप क्या बात करना चाहते हैं। तो फिर असद उमर साहब उसमें आए, मेरी पहली बात सुना आपको समझ आ जाएगी। असद उमर साहब उसमें शामिल हो गए कि असद उमर साहब के, क्योंकि वो एक जेंटलमैन आदमी है, अच्छा बंदा है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है कि आपके पास फुल मैंडेट है, आप जो फैसला वाक करेंगे मुझे मंजूर होगा। तो उस पर फरूख नसीम साहब ने फिर कुछ अमेंडमेंट्स हमें प्रपोज की कि ये अमेंडमेंट्स हम लाना चाहते हैं। तो हमने कहा अगर आपने बनाना ही है इसको तो और बेहतर करें, जहाँ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इसलिए कि अभी सिर्फ इन अमेंडमेंट्स की, इन शिकों की हमने क्लियरेंस कहीं से ली है। आप मेरे लफ्ज़ सुन रहे हैं, वो कहीं से मुराद समझ ली है। बिल्कुल, मुझे छोड़े ना जी, तो बिल्कुल तो समझ गए कि कहाँ से ली। हमने कहा कि जी ये जो बात है ये आप फिर इस तरह करें कि हम कर ले, लेकिन अगर करना ही है जिस तरह हम कहते थे हमने अपने टाइम पे नहीं किया, तो फिर इसको और इम्प्रूव कर लें। सिर्फ तो वो एक बात राना साहब बता दें, वहां से क्लियरेंस आ गई थी फिर, जहां से क्लियरेंस वो लेना चाह रहे थे? नहीं, मेरी बात तो सुन लेना। वो कहते थे इन शिकों की क्लियरेंस है। अच्छा, फरूख नसीम साहब ने कहा। तो ये जो दूसरी बातें हैं वो कहते थे कि इनकी फिर हमें जाना पड़ेगा कहीं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो आप अब दूसरे फेज में कर लें, तो ये अभी हम कर लें। तो हमने कहा ये तो आप अपने जो बंदे हैं मिनिस्टर वगैरह जो फंसे हुए हैं उनको आप बचा रहे हैं, तो ठीक है। फिर इस बात पे जब बात खत्म हुई तो उसके बाद मीटिंग नहीं हुई। फिर सेटअप पे जब आया तो मीटिंग हुई। तो ये जो बिल शिकों वाली बात कर रहे हैं, ये हमारा बिल नहीं है, हमारी शिकें नहीं है। ये आप क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे? ये फारूक नायक का को 6 महीने 1 साल से वहां पे सेनेट में 6 महीने भी नहीं, साल से पड़ा हुआ था। बिल्कुल, प्राइवेट मेंबर्स बिल, ये आप वहां रिकॉर्ड है सेनेट का, इनका चेयरमैन निकलवा लें। तो वो बिल उठाए, उसमें इनपुट नून लीग की भी थी सर, जो फारूक नाइक साहब का बिल था उसमें नून लीग की भी इनपुट शामिल थी। तरमीम आपकी भी उनके पास गई थी, जो लैंड जस्टिस की कमेटी थी उसके अंदर। मेरी बात सुन लेना, समर नहीं थी, हमें वो बिल दिया गया, हमने डिस्कशन की, हमने कुछ चीजें प्रपोज की, लेकिन वो आखिर पे हमने फारूक नायक को दी। उसने कहा जी मैं अपनी पार्टी में लेके जाऊंगा, फिर देखेंगे। वो हमारी शिकें उधर ही रह गई, ये तो बिल उधर पड़ा हुआ था। अच्छा राना साहब मुझे एक चीज और बता दें, उस कमेटी में मेरी बात देखे ना, यही तो मैं एक लफ्ज से मुकम्मल करने लगा हूं ना। ये जब शिकें वो उठा के ले गए तो उन्होंने कहा जी अगर आपने डिस्कस करना है तो इसको बेस बना के चलते हैं। तो इन्होंने आगे शोर कर दिया, सही हो गया, समझ के वहां उठ के आ गए सारे। तो सेनेट में तो उसी वक्त तो नेशनल असेंबली में ये बिल पास हुआ था फैटफ का, तो यहाँ आके शाह महमूद ने कहा दिया हमें ये चौथी शिकें ले आए, इन्होंने दूसरी तरफ ले गए। बात जो ये करते हैं। बाकी रही बात भट्टी साहब की, आप मुझे बताएं, अच्छा मुझे आपने प्रोग्राम किया दुनिया, आप मेरी बात भी तो सुन लेना। ये कहते हैं जी मैं तो बताऊंगा क्योंकि मुझे सूट करते, मुझे सूट नहीं करती। कौन बंदा पाकिस्तान का 22 करोड़ का आवाम नहीं जानता कि इनकी हुकूमत किस बैसाखियों पे खड़ी है? कौन नहीं जानता कि चूचू का मरबा ये किसने इकट्ठा किया?
कौन नहीं जानता कि इलेक्शन किस तरह हुए? ये किसी बच्चे से पूछ लें, किसी बच्चे से जाके पूछ लें, कौन नहीं जानता कि ये सारा जो फसाड है उसका वो मामला क्या है? कौन नहीं जानता? या पंजाब में हमारी सिंपल मेजॉरिटी होते हुए ही इनमें जो डेमोक्रेटिक इनकी वैल्यूज हैं वो ये हैं कि इनकी केपीके में सिंपल मेजॉरिटी थी, मतलब मेजॉरिटी पार्टी थी। राणा साहब, मुझे एक खबर एक जरा आपसे जाननी है। मेजॉरिटी नहीं थी, मेरी बात तो सुन लेना। इनकी मेजॉरिटी नहीं थी, हमने कहा नहीं इनको बनाने थे गवर्नमेंट। बिल्कुल, हम प्राइम मिनिस्टर हम थे, हमने कहा इनको गवर्नमेंट बनाने थे। हमारी इधर मेजॉरिटी थी तो इन्होंने कहा कि नहीं हम बनाने देते आपको। ये एक प्लान था, जिस तरह नून का पंजाब में या उधर जरदारी साहब आ गए थे, अगर पंजाब में आते थे वो समझते थे। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ड्रामा, आप भी आज भी अगर एक सेकंड लगता है, सिर्फ एक सेकंड, क्यों वहां बैठी हुई है तमाम डिफरेंसेस के बावजूद, तमाम रिजर्वेशन के बावजूद, क्यों वहां पे एमक्यूएम बैठी हुई है तमाम रिजर्वेशन के बावजूद? आए दिन वो अपने कोई ना कोई पॉइंट निकालते हैं। ये किसको कह रहे हैं? ये क्या बात कर रहे हैं डायलॉग की? राणा साहब, मुझे एक चीज बता दें, जो एक चीज बता दें राणा साहब, डायलॉग जिनके साथ होने, तो कौन कहता है कि गवर्नमेंट, किसको कहता है कि गिराए की गवर्नमेंट? हमें क्या जरूरत है गिराने की गवर्नमेंट? हम तो चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। राणा साहब, ये बता दें मुझे, आप नून लीग के नायब सदर हैं, आप नून लीग के नायब सदर हैं। ये जो मियां नवाज शरीफ के से मुतालिक खबरें चल रही हैं कि शायद उनके कोई राब्ते हुए सऊदी अरब के अंदर और वो बरतानिया से सऊदी अरब जाने के बारे में कुछ सोचा जा रहा है, गौर किया जा रहा है, ऐसी कोई है चीज? देखें, मुझे किसी चीज का नहीं पता, ये आपकी बातें हैं, लेकिन देखें वो अपना इलाज कराने वहां गए हैं, वहां बेहतर इलाज उनके डॉक्टर्स वहां हैं जिन्होंने उनका पहले भी आपको पता जब एक उनका इशू बना था, जब ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, वो गए तो थे अपनी हार्ट बीट के सिलसिले में, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो उस वक्त उन्होंने जब वो शुरू किया तो वहां ब्लीडिंग हो गई, तो उन्होंने ओपन कर दिया हार्ट और सारा कुछ, वो अल्लाह ताला ने उनको नहीं जिंदगी दी, नहीं जा रही है नहीं। तो ये चीजें वहां उनकी नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वही रहेंगे क्योंकि इलाज उन्होंने कराना है। ठीक है, वो किस तरह हो सकता है मुकम्मल होने के बाद पहले चले जाएं सऊदी अरब चले जाएं? चले, आपका पॉइंट आ गया राणा साहब। ये बात जो है ना, इस तरह की शहबाज गिल साहब बड़े अच्छे हैं, लेकिन इनकी जो कहानियां हैं वो अखबारों में आती हैं, इन्होंने कभी जाने का दावा तो नहीं किया। मैं खुद पढ़ दूं, मैं तो नहीं दोहराना चाहता। छोड़ दे, चले इन मामलात को छोड़ दें जरा, चले जरा पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, हर कोई डिस्कस कर सकता है, हर कोई जानने का हक रखता है। उनकी वजाहत काफी दफा आ चुकी है, उस पर उनकी वजाहत काफी दफा आ चुकी है। समर एक आखिरी लफ्ज़ सुन, आखिरी ये है कि हम सियासतदान जब इलेक्शन में लड़ते हैं ना जी, तो ईमान से हमें बात नहीं पता होता कि हमारे लकड़ दादे का क्या नाम था। वो स्टेज पे हमारे मुखालिफ बता देते हैं आपका लकड़ दाता क्या था, वो दुकानदार था, क्या था, आप सारा सुनते हैं। तो यहाँ हर एक को पता है कि मैं क्या हूँ, शहबाज गिल साहब क्या है, इमरान खान साहब क्या है। इमरान खान साहब का पता सब, आरिफ मीर भट्टी साहब, ये जो आप क्या करते थे और दादा क्या करता था, ठीक है, पता है। चले, आपका पॉइंट आ गया राणा साहब। आरिफ मीर भट्टी साहब, ये जो मियां नवाज शरीफ का मामला है, ये जो मियां नवाज शरीफ का मामला है, खबरें आ रही हैं कुछ के उनके राब्ते हो रहे सऊदी अरब के साथ और वहाँ पे क़यादत के साथ, और वो जा सकते हैं वहाँ पर। क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर तो बड़ा वादे कर दिया वज़ीर दाखिला ने पिछले हफ्ते कि अब अल्लाह ही उन्हें लेकर आए तो आए, हम तो नहीं ला सकते, हाथ उठा दिए उन्होंने बिल्कुल कि नामुमकिन है। देखें, अब खुद वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब ने कह दिया है कि उनका आना मुश्किल है। मैं कल परसों उनका पारस को इंटरव्यू सुन रहा था, बड़े अच्छे थे, तो मेरी इतला है कि उन्होंने भी इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने जब इन्होंने कहा था कि वो आ रहे हैं तो उन्होंने कहा था किस लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, मेरी कल शरीफ फैमिली से लंदन में बात हुई है, उनकी सऊदी अरब राब्ते हैं, वो जाते कब है ये फ़ैसला उन्होंने करना है। ये बात सच है कि उनके सऊदी अरब राब्ते हैं, तो हो सकता है चंद दिन तक हुसैन नवाज इसी सिलसिले में सऊदी अरब जाएं। कल को वो नहीं जाते तो भाई मेरा गिरेबान ना पकड़ना, साफ़ी का काम होता है खबर देना, गैब का इल्म मेरे पास नहीं है, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। हुसैन नवाज साहब चंद दिन तक जा सकते हैं, शहबाज नवाज शरीफ साहब का राब्ता है, और मेरी इतलात के मुताबिक सऊदी अरब ने शहबाज नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ लोगों से पाकिस्तान में बात भी की थी। ये मैं अपनी इतला आपको अपनी इंफॉर्मेशन के तौर पे दे रहा हूँ। उस दिन कपड़े किसने कौन से पहने थे, जूते कौन से पहने थे, वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि हमने 20-30 साल पहला रेफरेंस देना होता है। बाकी हमारे लिए साहब काबिल एहतराम है। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे बैठे बज़ाहिर आज तक 21 दिसंबर तक, अल्लाह करे कल को कौमी मफाद में इकट्ठे बैठ जाएं और बोलो के लिए बेहतर हो।
लेकिन भट्टी साहब, ये जो मरीम नवाज साहिबा की टोन डाउन हुई है थोड़ी सी इदारों को लेकर, पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कराची वाक़े की रिपोर्ट थी कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी के मामले की, उस पर उन्होंने रिजेक्टेड वाला ट्वीट किया था, लेकिन पिछले हफ्ते जो मरीम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है। ज़रा सुना दें जरा। उसकी जो रिपोर्ट सामने आनी थी वो आ चुकी है। उस केस के जितने भी फैक्ट्स थे वो कौम के सामने आ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब उस पर किसी भी रिपोर्ट की ज़रूरत है। जिन्होंने किया था उन्होंने एडमिट कर लिया। ये टोन बड़ी सॉफ्ट हुई है, या कोई पॉलिसी है या कुछ और लग रहा है आपको? जी समर साहब, मेरी इतला के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने जाना था, फिर मरियम साहब ने भी जनवरी में जाना था। मेरी इतला, फिर मैं अपनी खबर की बात बता रहा हूँ, फिर एक लॉबियस्ट अमेरिका हायर किए गए, कुछ मुश्किलात हो गई। अब मैं बताता हूँ, एक राना तनवीर साहब जैसे लोग हैं कि जो कहते हैं मुफाहमत से तरीके से चला जाए, हुकूमत के खिलाफ, अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की जाए। एक परवेज रशीद जैसे लोग हैं वो जो बिल्कुल 48 डिग्री के ज़्यादा चलते हैं। मेरी इतलात के मुताबिक मरियम नवाज साहबा ने खुद कहा, जब उनकी दादी अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी भी वो माओ की तरह थी, शमीम अख्तर, तो कि जी शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मेरी तरह है कि इस पर शहबाज शरीफ साहब ने नाराज़गी का इजहार किया है कि मैं तुम्हारे मौक़िफ़ के साथ नहीं हूँ। अब इस पर राना साहब अगर गुस्ताखी ना करें, मैं तो एक खबर देना ना मेरा काम है। ठीक है, तो मेरी इतला है कि मरियम का ये सख्त बयानिया, नवाज शरीफ का बयानिया, अब तक की जो नई बात तय हो चुकी, इसमें रुकावट ये बयानिया है, जिसमें खुसूसन DGI और आर्मी चीफ का रिजाइन मांगने की वजूहात है। मेरे नजर में अदरवाइज ये मामला तय हो जाने थे। ठीक है शहबाज गिल साहब, एक तो चले बात इस पे हो चुकी कि PDM को बड़ा नुकसान हुआ जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया था, उसमें आज JUI के अंदर भी हम देख रहे हैं कि दरारें नज़र आ रही है। मौलाना शरानी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में पूरा एक महाज खोल दिया है। लेकिन अब जो बात हो रही है मियां नवाज शरीफ के वापस लाने के हवाले से, वो बड़ा एक अहम पॉइंट था। अगर मियां साहब वापस आ जाते, आप उन्हें पाकिस्तान ले आते, तो फिर आप PDM की तहरीक को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते थे, चूँकि ज़रा PMLN एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है पूरी PDM के अंदर। लेकिन अब वो तो फिर बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि मियां साहब वापस नहीं आ रही है। जो डेट्स आ रही थी, जनवरी में आ रहे हैं, फरवरी में आ रहे हैं, ये फिर अब हुकूमत के अंदर भी रियलाइजेशन है कि लाना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। देखिए, उसमें तो समर साहब आपको पता है कि लीगल बहुत सारे लुकूनाज होते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, वहाँ के लॉज़ हैं, यहाँ की सिचुएशन है, उसमें क्या सज़ा उनको हो सकती है, फिर वो वहाँ पर अपनी बीमारी का वो कर सकते हैं कि जी मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल एडमिट हो सकते हैं। तो इसमें तमाम लीगल साइट्स देखी जा रही हैं। पोजीशन बड़ी क्लियर है कि अगर वो गलत बयानी करके गए थे तो कौम के सामने असल सज़ा तो कौम ने देनी होती है। जो अदालतों की सज़ा होती है वो फिर भी छोटी होती है, असल सज़ा उन्होंने। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर कह दूँ, जो हुई वो दुरुस्त नहीं हुई, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर भट्टी साहब का एहतराम करता हूँ, क्योंकि भट्टी साहब ने बेहतर जर्नलिज्म किया, अच्छी साइड पे खड़े होके किया और डट के जर्नलिज्म किया। ये ज़ाती कमेंट ना करते तो मैं वापस कभी भी इन पे कोई ज़ाती कमेंट ना करता। जब मैंने कहा इनकी खबर बाउंस हुई, ये ज़ाती कमेंट नहीं, प्रोफेशनल कमेंट है। जैसे ये आगे से कह सकते हैं, जैसे इन्होंने एक दफ़ा जहांगीर तरीन साहब को कहा कि शहबाज गिल की क्या औकात है, वो आपके लिए ट्वीट करे, कोई और करे। ये प्रोफेशनल कमेंट है, ये ज़ाती कमेंट नहीं है। तो इन्होंने मेरे प्रोफेशनल कमेंट को ज़ाती कमेंट से जवाब दिया, लेकिन फिर भी क्योंकि इन्होंने बेहतर जर्नलिज्म किया हुआ है, मेरी तरफ से अगर इनके लिए कोई कोताही हुई हो तो मैं उस पर माजरत करता हूं। इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने अच्छा जर्नलिज्म किया, हमेशा डट के जर्नलिज्म किया। अच्छा, मैं इसलिए इनको ये बात बताइएगा। और इनसे मेरी गुजारिश भी है कि हमेशा प्रोफेशनल बात का जवाब प्रोफेशनल से दें, जाती बात से ना दें। ये मैं जवाब शहबाज साहब, मोहतरम 30 मिनट मेरे लिए, और ये वाहिद बंदा है जिससे मैंने माजरत की है, क्योंकि मैं इनकी प्रोफेशनली इज्जत करता हूं। नहीं, मैं आपकी किसी की भी दिलदारी हुई, मैं हर एक की, मेरा मकसद किसी की दिलदारी नहीं करना होता। ईमान से मुशर्रफ दौर में भी हम मुश्किलात का शिकार रहे, नवाज शरीफ में भी रहे। अब हमारा कसूर क्या मेरे भाई? हमारा इतना है कि मैं किसी एक जमात की तरफ ट्रेंड नहीं कर सकता। मेरा मकसद आपकी या किसी की दिलदारी करना होता ही नहीं है। मेरा नहीं, आप सर आंखों पे हैं। मैंने तो आपके जर्नलिज्म की तारीफ की है। आपका हक है, आपका, और हमेशा की है। मैंने कोशिश करता हूं। आपने जब भी जर्नलिज्म किया, आपको पता है, बैक और फ्रंट हमेशा की है। अच्छा, ठीक
लेकिन ये मेरे पास तरदीद का हक रहने दे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे पास तरदीद का हक रहने दे, वो मेरा प्रोफेशनल राइट है। माइंड ना किया करे। मेरे छोटे भाई इख्तिलाफ राय 1 करोड़ दफा करे। अब राना साहब ने किया है, मेरा इनका दिल से और एहतराम बना। भाई मेरा एक पॉइंट था, वो कह सकते थे, शहबाज शरीफ ने कोई नहीं कहा अच्छा तुम कपड़ों से बाहर ना हो, तो काबिल एहतराम हमें दरगुजर कर दिया करे। अगर ठीक है, ये दरगुजर बहुत अच्छा स्पिरिट है, बिल्कुल ये सच ही आप दोनों ने दरगुजर किया, बहुत अच्छी बात है। राना तनवीर साहब, एक बात तो मैं लाहौर में डील करता रहा हूं। एक बात जिस वजह से मैंने ये, आपको पता है कि स्क्रीन पे जैसे भट्टी साहब माफी नहीं देते, मैं भी किसी को नहीं देता, लेकिन एक बात जो मैंने पहले भी रिपीट की कि इनका जर्नलिज्म मुझे इसलिए पसंद है कि इन्होंने जर्नलिज्म खड़क के किया जिधर भी किया। और मैंने सिर्फ इनको ये कहा कि जब प्रोफेशनल बात होती है तो उसका जवाब प्रोफेशनल आना चाहिए। मेरा ये पॉइंट। चले राना तनवीर साहब, आप जरा वजाहत दे दें, जरा जो भट्टी साहब ने बात की जरा। कौन सी? हेलो, एक चले राना साहब, मुझे चले उसको छोड़ दें, मुझे ये बता दें, ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है, 16 और 19 फरवरी को होने जा रहा है। पीडीएम इलेक्शन लड़ेगी। बता दूं कि वहां पे रांझा थे, अब्बासी साहब थे, राणा साहब नहीं थे जब ये मुलाकात हुई। एक मैं सिर्फ गुजारिश कर दिया, वो मौजूद नहीं थे, जो राणा वो मौजूद नहीं थे। ठीक है राना साहब, बिल्कुल अपने इल्म के हिसाब से ठीक है। राना साहब, ज़िमनी इलेक्शन का आप हिस्सा ले रहे नहीं ले रहे? शेड्यूल आ गया आज। सीनियर पॉलिटिशियन है। राना साहब मेरी बात सुनो जी। साहब मेरी बात सुने। बात यह है कि मैंने कहा है कि शायद आपको कोई टेलीफोन पे ट्वीट कर रहा है, कौन कर रहा है, कोई मैसेज दे रहा है। मैंने बताया है कि उस वक्त मुझे अभी मैसेज आया नहीं था जब ये बिल्कुल वो वजाहत आ गई राना साहब, मुझे सिर्फ इतना, बिल्कुल आपने वजाहत कर दी राना साहब, आपकी वजाहत आ गई है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है, वो उसकी आपने वजाहत कर दी थी। बिल्कुल आपने वजाहत कर दी थी, उसमें नहीं था, आपने वजाहत कर दी थी, आप मौजूद नहीं थे। सिर्फ मुझे इतना बता दें जाते जाते कि ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है 16 और 19 फरवरी को शेड्यूल जारी हो गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आप लोग ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे नहीं ले रहे? देखिए, हम हिस्सा क्यों नहीं लेंगे टिल दैट टाइम कि हम रिजाइन करें और इस असेंबली को खैर बात कह दें। उस वक्त तक तो हम 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च है और इलेक्शन 16 और 19 फरवरी को हो रहा है, जो भी है। लेकिन ये फरवरी, जो आपको याद होगा कि ये 31 जनवरी तक इन्होंने एक लाइन रखी है, डेट दी है पीडीएम ने कि रिजाइन करे प्राइम मिनिस्टर। अगर नहीं करता तो उसके बाद हम डेट देंगे, बैठेगी कमेटी पीडीएम की, जो मुझे पता है। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। खबर यह है कि राना तनवीर साहब करेंगे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जो ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।